बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। चैनल विन के तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है हमारे इस ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है ख़ासकर इस प्रोग्राम का वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। एजुकेशन इज़ द मोस्ट एंड सिंगल पावरफुल इम्पॉर्टेंट जॉब ऑल द ह्यूमन रेस, जैसा कि कहा जाता है। अगर हम एजुकेट हैं, एजुकेशन हमारे पास है, हमने पढ़ाई की है, तो हम यकीनन कामयाब हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये प्रोग्राम हमारा खासकर तमाम कम्युनिटीज़ के लिए है। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सब हमें भी दुआओं में याद रखें, और ख़ासकर ये प्रोग्राम जो हमारा है, इसमें जो हमारे जो मेहमान रहते हैं डॉक्टर एस.एम. रज़ा साहब, वो मुसलसल हमारे साथ जुड़े रहते हैं और एक के बाद एक नसीहत आमेज़ जो बातें खासकर स्टूडेंट्स के लिए उन तक पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। सर सलाम अलैकुम अस्सलाम। तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको एक एक बात उसकी बताएं। और बड़ी अच्छी बात आपने इशारतन जो स्टार्ट जो प्रोग्राम का किया जी, क्योंकि तालीम ही है जिससे दुनिया को आप जीत सकते हैं, खुद अपने आप को भी आप पहचान सकते हैं, और नेचर ने क्या क्या आपको दिया है उसको भी पहचानने की सलाहियत आपको तालीम के ज़रिए ही आएगी। बेशक, क्योंकि यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। न्यूटन से जब किसी ने पूछा कि आपने फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में इतनी सारी रिसर्च आपने दुनिया के सामने रखी है, आपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो न्यूटन ने कहा कि दुनिया तो एक समुद्र के मानिंद है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने तो उसमें से कुछ सीप और मोती निकाला है, वो तो पूरी दुनिया बची हुई है, पूरा समुद्र बचा हुआ है। बेशक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बची हुई हैं जिस पे आपको गौर करना है। देखिए कैसे तब्दीलियां आ रही हैं जी। कहाँ कंप्यूटर कैसा था इससे 20 साल पहले, आज का कंप्यूटर, और आने वाला ज़माना क्वांटम कंप्यूटिंग का है, क्वांटम चीज़ें आएंगी वहाँ पे, बहुत फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, मशीन लर्निंग आने वाली है, तो बहुत सारी तब्दीली आने वाली है। और ये सारी तब्दीली जी कैसे आप परख पाएंगे, उसका एक ही जरिया है, सिर्फ इल्म। बहुत अच्छी बात, बेशक बहुत अच्छी बात। जो आज की तालीम है वो आपको उसके तरफ आप को अपने आप को ले जाना है। और देखें, पेरेंटल नर्चरिंग पे इशारतन बात करके मैं आगे बढ़ूं। ओके, अगर आपका बच्चा 7वीं क्लास में है, राइट, और किसी प्रोफेशनल उसको एक फील्ड में आना है, तो 3 साल 10वीं तक, 2 साल 12वीं, उसके बाद 4 साल या 5.5 साल या 6 साल जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते करते, तो तकरीबन 8 या 9 साल के बाद उसको जॉब में आना है। तो हमेशा आपकी निगाह क्या होनी चाहिए कि आज से 8 या 9 साल के बाद दुनिया किस करवट जाएगी, ऐसे कोर्सेज की तरफ अपने बच्चों को आपको लेके जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि 9 साल के बाद ज़रूरत कुछ और हो और बच्चों को कहीं हम और ले जा रहे हों। हाँ, बच्चा तालीम याफ्ता ज़रूर होगा, लेकिन वक्त के एतबार से अपने आप को कहीं प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस पे बहुत बड़ी, एज अ पेरेंट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया की स्पीड को देखते हुए आप अपने बच्चों की भी रफ्तार वैसी बनाएं। ओके, ख़ासकर जो बच्चों के लिए है कि अगर हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना है तो हमें कैसे हमको मेंटली प्रिपेयर होना है, ख़ासकर हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। देखिए, एग्जामिनेशन को अगर आप देखें जी, जो हम लोग एग्ज़ाम का कल्चर समझते हैं वो स्कूल का एग्ज़ाम जी, 10-12 बोर्ड के हो गए, या जो आप जिस क्लास में हैं उसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जी, इन एग्ज़ाम्स से एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होता है। अच्छा, सबसे पहला फ़र्क यहाँ पर एक छोटा सा पहला फ़र्क जो मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि जैसे आप 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करूँ जी, 3 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन का पेपर दिया जाता है। सपोज बायोलॉजी का पेपर है, उसके बाद आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो जिस साल 12वीं क्लास में आप 3 घंटे में 30 क्वेश्चन का पेपर कर रहे हैं, उसी मार्च के बाद मई के महीने में डॉक्टर बनने के लिए एक टेस्ट होता है, नीट जी, और जान के आपको हैरत होगी कि वहां भी 3 घंटे ही होते हैं, यानी 200 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। यहां 3 घंटे में 30 क्वेश्चन करना है, और एंट्रेंस में 3 घंटे यानी 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है। तो फर्क देखें आप। स्कूल एग्जामिनेशन में अगर किसी क्वेश्चन का गलत आपने आंसर लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं,
एंट्रेंस में अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसमें से और माइनस मार्क्स डिडक्ट होते हैं जी तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन से बहुत अलग है। जी तो जो पिछले प्रोग्राम में आसिफ साहब ने इशारा किया था, मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ, ज़माना एंट्रेंस का है। हाँ डॉक्टर बनना है एंट्रेंस, इंजीनियर बनना है एंट्रेंस, लॉ के कोर्सेज में जाना है एंट्रेंस, आपको आगे चल के बैंक में जॉब लेना है एंट्रेंस, सिविल सर्विसेज में जाना है एंट्रेंस। एंट्रेंस से आपका छुटकारा नहीं है। और तब्दीली और बता रहा हूं कि पहले 12th के बाद मार्क्स के बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखला वगैरह मिल जाता था, हाँ जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखला मिल जाता था, जामिया मिलिया इस्लामिया में दाखला मिल जाता था, लेकिन अब वहां भी दाखला एंट्रेंस के थ्रू ही है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी आपने बात कही। अच्छा, तो आगे बिना एंट्रेंस के जी आप बढ़ नहीं सकते जी। अब अगर देखिए बात करें, अगर हम खासकर प्रिपरेशन की 9th या 11th क्लास में एडमिशन के लिए, अब आपने एमयू की बात जैसे जी जी हाँ, और खासकर जेएमआई में, जी। तो इसमें अगर हमको एडमिशन लेना है, खासकर बच्चों को एडमिशन कराना है, तो किन बुक्स से उनको तैयारी या प्रिपरेशन करनी होगी? और बेहतरीन आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है, जिसमें तकरीबन 165 इंस्टीट्यूशंस हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हैं, आईआईएम्स हैं, इस तरह के सारे कॉलेजेस हैं। उन आईएनआई में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है और जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। इन दोनों जगहों पे दाखिले के लिए 3 बार आपके लिए स्कूल, अगर मैं एज में बात करूं तो 6ठी क्लास में भी आपके बच्चे का दाखिला हो सकता है, 9th में भी हो सकता है एंड 11th में भी हो सकता है। और यहां दाखिले के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब मुझे 9th में अगर दाखिला लेना है तो 8th क्लास का सिलेबस जो आपने तैयार किया होगा एज पर एनसीईआरटी। अब यहां क्वेश्चन राइज होता है, एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई फॉलो करती है। अच्छा, और अगर मेरा बच्चा यूपी बोर्ड में हो, हाँ, आईसीएसई बोर्ड में हो, किसी दीगर बोर्ड में हो, तो क्या वो जामिया मिलिया इस्लामिया का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आराम से दे सकता है कि नहीं? तो मेरा जवाब होगा एकदम दे सकता है जी। क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसे फॉर्म किया जाता है जो कॉमन टू ऑल बोर्ड्स हो। अच्छा, क्योंकि अगर आपका बच्चा यूपी बोर्ड में है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाए जी, और अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाए, तो बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिलेबस एंट्रेंस का होगा वो कॉमन टू ऑल बोर्ड होगा। तो जिस क्लास में अच्छे से तह तक जाके चीजों को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात की, जैसे आपने भी बताया एनसीईआरटी जी। अब अगर दूसरी तरफ हम देखें कि इसी से ही थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो आईसीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं खासकर, जी जी, और उनकी तैयारी, भाई पढ़ाई तो आईसीएसई बोर्ड से चल रही है, जी। लेकिन इधर दाखिला लेना है सीबीएसई बोर्ड में, तो वो किन बुक्स से तैयारी कर सकते हैं? जो आपकी स्कूल में किताबें दी जा रही हैं उसी से आप चलें। अच्छा, देखिए जनरली क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए मैं बता रहा हूँ कि मैथ एंड साइंस का सिलेबस जी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स अगर आप जाएंगे, ओके, तकरीबन 90-95% सेम है। अच्छा, दूसरी चीज जो अलग है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो टॉपिक किसी बोर्ड में अलग से सीबीएसई से अलग होगा, वो कभी भी उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। ओके, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपका बच्चा 9th क्लास में एडमिशन के लिए बैठ रहा है तो 8th क्लास के उसी सिलेबस का, उसी पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सिलेबस आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब में कॉमन होगा। सो किसी भी बोर्ड में आपका बच्चा हो उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। बेशक जी। तो एएमयू का, या हम अगर बात करें या जामिया का 9th और 11th क्लास के लिए जो पैटर्न है वो क्या होगा, कितने % मार्क्स होना चाहिए? देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के उन्होंने 2 फेज में किया है। ओके, एक तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी है। अच्छा, अगर 100 नंबर टोटल देख लें आप तो 100 में 80 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कहीं कहीं 100 मार्क्स का इंटरव्यू पेपर है जी, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है जी।
अब मैं पैटर्न के बारे में आपको कह रहा हूँ। सपोज अगर मुझे अपने बच्चे को 9th में दाखिला दिलाना है जामिया मिलिया इस्लामिया में या AMU में, 9th क्लास के एडमिशन के लिए 8th क्लास की साइंस उसको अच्छे से तैयार करनी है, 8th क्लास का मैथमेटिक्स उसको अच्छे से तैयार करना है, 8th क्लास का सोशल स्टडीज अच्छे से तैयार करना है, इंग्लिश यानी लैंग्वेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, और AMU में एक एडिशनल चीज जो आती है वो आती है इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर में आप पिछले 10 साल का अगर गूगल से जाके AMU एंट्रेंस का पेपर डाउनलोड कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडो इस्लामिक का टॉपिक पे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े आराम से आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिकेशन के साथ कि यहाँ पे क्वेश्चन स्कूल के जैसे नहीं होंगे। स्कूल में 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आप करते हैं? 30, या 2 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। AMU एंट्रेंस में ध्यान रखना है 2 घंटे का एग्जाम होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे आपके। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, उसे आपको फिल करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं जी, जो पिछले प्रोग्राम में आसिफ भाई ने इशारा किया था, रट के कभी भी आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सो अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात कही। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो नेचर होता है वो इस तरीके का होता है, घबरा जाते हैं जी। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सर मसलन एग्जाम्स में, और पढ़ तो लिया उन्होंने जी, पढ़ने के बाद घबरा गए, मालूम है उसका आंसर जी, उसके बावजूद गलत आंसर लिख के चले आए वहाँ पर। जी, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? देखिए, इंसान का जिस्म भी तकरीबन वैसे ही, जहन भी वैसे ही काम करता है जैसे गाड़ी का इंजन जी। अब मुझे बताएं कि पहले गियर में गाड़ी की स्पीड हाई होती है, कम होती है? बहुत कम होती है। तो वैसे ही आपका जहन है, जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जहन आपका बहुत स्लो काम करना शुरू करता है। तो हो सकता है पहले 10 मिनट में 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगले 10 मिनट में 10 क्वेश्चन होंगे, उससे अगले मिनट में और ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो जैसे जैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करते जाएंगे, माइंड आपका एक्टिवेट होगा और आपकी स्पीड वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो कभी भी पहले 10 या 15 मिनट में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो घबराना नहीं है आपको। आपका माइंड बहुत अच्छे से स्पीड अप होगा और आने वाले वक्त में आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फिर यहाँ से एक इशारा मैं कर रहा हूँ, पेपर को अच्छे से पढ़ के उसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें जिसका आंसर आपको परफेक्टली पता हो। बहुत अच्छी आपने बात की। घबराहट भी बड़ी हो जाती है बच्चों में, ये भी हमने देखा है कि घर से, या तो अब जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे एग्जाम है जी, और उठेंगे वही 9 बजे जी। बहुत सारे ऐसे हैं, तुम्हारा आज एग्जाम है भैया, ऐसे भी हालात देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमें एग्जाम्स के टाइम में हमारी टाइमिंग सुबह फजर के टाइम या थोड़ा फजर से पहले उठना है, क्योंकि हम तो बचपने में हम लोग फजर के टाइम उठते हैं जी, वही प्रिपरेशन का वक्त होता है जी। हमारी तो वालिदा वालिद ने हमेशा कहा कि सुबह को जो पढ़ा होता है वो हमेशा याद रहता है जी। तो इसके लिए भी खासकर बच्चों को बताएं कि उनका जो टाइम होता है, वो जो टाइम बाउंडिंग जिसको हम कहें खासकर एजुकेशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी बनना बिगड़ना है वो एजुकेशन से ही है। सोचिए, स्पोर्ट्स के लिए अगर मैं आपको कह दूं कि सुबह 8 बजे आपको फुटबॉल का मैच खेलने जाना है तो 6 बजे आप उठ जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात कही आप। जिसमें जहन में तरोताजगी होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वैसी ही फीलिंग आपको अपनी पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेके आनी है। खुशी से किताब को खोलना है, एक्साइटेशन से एग्जामिनेशन के बारे में सोचना है कि जिंदगी जिससे बन सकती है उसकी तरफ आप कदम बढ़ाने जा रहे हैं। बेशक। और यहाँ पर एक इशारा और मैं कर रहा हूँ आसिफ साहब जी, देखा होगा आपने जनरली बहुत सारे बच्चों को कि एग्जामिनेशन से एक रात पहले खूब सारी पढ़ाई करते हैं। वही लास्ट आवर में कभी भी किसी की पढ़ाई पूरी नहीं होती है। हमेशा अच्छे से, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो उसके पहले वाला रात में अच्छे से नींद आपको लेनी है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो जहन आपका ठीक से काम नहीं करेगा, आती हुई चीज़ आप भूलेंगे। तो आखिरी आवर में तो कभी आपको प्रिपरेशन के लिए अपने आप को रोकना ही नहीं है। पूरे साल आपको लगना है, 364 दिन आपको दिए गए हैं सिर्फ एक दिन एग्जाम देने के लिए। बेशक। तो उन 364 दिनों को ठीक से प्लानिंग करना है आपको। और जनरली एक चीज़ और भी आपने देखा होगा कि बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, पीछे बाइक पे बैठे हुए पेरेंट के साथ और किताबें देख रहे हैं। हाँ, एकदम मैं मना करता हूँ, एकदम मना करता हूँ इन चीज़ों से। अगर आपने 364 दिन सपोज पढ़ा है, मैं एक छोटा सा यहाँ नफ्सियाती पहलू आपके सामने रख रहा हूँ। 364 दिन मैंने तैयार अपने आप को किया, और इंसान है, ह्यूमन एरर हो ही सकता है। सपोज कोई एक ऐसा टॉपिक जो हमसे छूट गया हो, अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ
रास्ते में हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ और मैं किताब खोल रहा हूँ और सपोज लकली मैंने वही पेज खोल लिया और उसी टॉपिक को खोल लिया जिस टॉपिक को मैंने 364 दिन पढ़ा ही नहीं है। मुझे एक छोटा सा टॉपिक ये एहसास दिलाएगा कि मेरा सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट नहीं है। तो जो भी आती हुई चीज़ें वो भूलने लगेंगे आप, आपके अंदर का हिम्मत जो है वहां जवाब दे जाएगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, जो जानते हैं उसी को रिवाइज करें बेशक, और पहले से एग्जाम के लिए तैयार हों। बहुत अच्छी बात है। जी सर मान लीजिए कि किसी ने अगर एमयू या जेएमआई में जामिया में जी एंट्रेंस एग्जाम्स 9th या 12th क्लास का क्लियर कर लिया, जी, तो अब 11th उसके का। लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा कैंपस है, जी, इसमें हर तरह के कोर्सेज आप पाएंगे। अच्छा, मेडिकल कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एमबीबीएस इंशाल्लाह आने वाला, भी बीडीएस वहाँ पे ऑलरेडी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल साइंस, पूरे साइंस के कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वंस एक बार अगर आपका बच्चा 9th में चला गया तो वहाँ वो मेडिकल कॉलेज भी देख रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी देख रहा है, उसे पता चल रहा है कि 12th के बाद यहाँ कैसे पहुँचना है, इंजीनियरिंग होती क्या है, मेडिकल होता क्या है। तो जब इतने इम्प्रूव और इतने बड़े कैंपस में अगर आपका बच्चा जाता है तो फ्यूचर में क्या करना है वो अपने आप उसके जहन में सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो कोशिश आपको करना है कि अच्छे से अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को पहुंचाएं। और बच्चों से मैं कह रहा हूँ खास तौर से बात, जी, आप मुझे बताएं कि मुझे एक छोटी सी चीज़, अगर मुझे अपनी शू ही मुझे अपना लेना है तो मेरी चॉइस क्या होती है कि लखनऊ का या बॉम्बे का या दिल्ली का सबसे बेस्ट शोरूम मैं सेलेक्ट करूं, बेशक, सबसे बेस्ट ब्रांड लूं और उसमें जाके मैं परचेज करूं। तो एक जूता जो साल या 2 साल चलता है उसमें आप इतने पर्टिकुलर हैं, तो आप सोचें जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी बनती है उसके लिए कितना पर्टिकुलर आपको होना है। बेशक, बिल्कुल सही। तो इंस्टीट्यूशन आपको बेहतरीन सेलेक्ट करने की कोशिश करना है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, IITs हैं, लखनऊ में KGMC आपका KGMU आपका कॉलेज है, IIMs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पहुँचें, यहाँ एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। बेशक, बहुत जी अच्छा। सर बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, खासकर जो इसमें बहुत जल्दी जल्दी बस टिक लगा देना है, उसको ध्यान से देखना नहीं है। अगर हम मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारी आंखों के सामने, बच्चों के सामने, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये खासकर बताएं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस होते हैं पहले तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। आप मुझे बताएं कि मैं किसी सवाल को या किसी मुद्दे पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी आप मुझे टोकते हैं ना कि सर आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं जवाब देने में इनकम्प्लीट अपने आप को नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब आप ठीक से जब तक सुनेंगे नहीं किसी चीज़ का जवाब आप प्रॉपरली दे नहीं पाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं, माइंड आपका प्रॉपर डायरेक्शन में काम ही नहीं करेगा, उसके जवाब के लिए एक्टिव ही नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, नीचे पेपर के कैलकुलेशन के लिए जगह दी जाती है। और जनरली ये देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे पेंसिल लेके और इरेजर लेके जाते हैं। अभी पेंसिल इरेजर रखें, क्योंकि अलग से शीट प्रोवाइड नहीं की जाती है कैलकुलेशन के लिए। जब भी क्वेश्चन पेपर होता है नीचे जगह होती है टू कैलकुलेट द आंसर। जल्दी से कैलकुलेशन करें और बिना कैलकुलेशन के, खासतौर से मैथमेटिक्स में देखें, किसी भी चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 रुपये का 12.5% निकालना है, तो आप अंदाज से आंसर नहीं बता सकते जब तक आप उसको कैलकुलेट ना करें। कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन के जो 4 आंसर दिए होते हैं वो चारों आंसर लगभग आसपास होते हैं, कोई रैंडम आंसर पुट नहीं होता है। तो जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे परफेक्ट आंसर तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जो अलॉटेड स्पेस है उसमें अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, घबराइएगा नहीं, बस अपनी स्पीड को अच्छी रखिए, एक्यूरेसी के साथ अपने आप को बढ़ाइए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात की। तो किसी भी एंट्रेंस के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें। और यहाँ से आसिफ भाई एक चीज़ और जी, इशारतन मैं उन पेरेंट को कहना चाहूँगा, जैसे मान लिया मेरा बच्चा है किसी जगह पे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उसी स्कूल में कंटिन्यू कराऊं, तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्यों दिलवाऊं, जामिया मिलिया इस्लामिया के 9th क्लास का टेस्ट क्यों दिलवाऊं। मैं आपसे कहना चाहूँगा आप ना भेजें, लेकिन अभी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चों को बिठाने की आदत डालें, ताकि बच्चे को वक्त से पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जायका पता चले कि होता क्या है, ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होते कैसे हैं, नेगेटिव मार्किंग होती क्या है, OMR शीट होता क्या है, इतने सारे बच्चों में इतने बच्चे की मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, और इस एग्जामिनेशन को अगर मैंने दिया और अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो हमारे अंदर कमी क्या है।
तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले से बच्चों को रूबरू कराएं, क्योंकि जैसे मैंने इशारा किया कि 12th के बाद भी अगर उसको अच्छी जगह जाना है तो बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के वो अच्छी जगह पहुंच ही नहीं सकता है। बेशक, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी। उन्होंने किसी तकरीर में अपनी कही थी कि कहा था कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छा जो स्रोत बताया कि किस तरीके से इंसान को सबसे पहले पायदान पे जाना है। कहा एजुकेशन को उन्होंने 3 बार कहा था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, लेकिन उससे पहले ह्यूमैनिटी। कहा कि सबसे पहले अच्छा ह्यूमन बनना है, अच्छा इंसान बनना है, फिर एजुकेशन तुम हासिल कर सकते हो। जाहिर है। तो आज डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को सलाम है और अल्लाह उनको अच्छी जगह इनायत कर। उन्होंने भी एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा काम किया जिस तरीके से उन्होंने किया है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम ही लोग कह देते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग प्रोसेस, बट आई मीन टू से दैट एजुकेशन इज़ नॉट फॉर द टाइम बीइंग प्रोसेस, इट इज़ कंपल्सरी। तो हाउ टू टेक each and everybody who they are just taking all the books and all the classes all the time just reading books। कल्बे सादिक साहब का आपने जिक्र किया, मरहूम के दर्जात को परवरदिगार बुलंद फरमाए। मुझे मुलाकात करने का मौका मिला था उनसे। बड़ी एक अजीम शख्सियत थी और बहुत इंस्पिरेशन उनकी ज़ात से हम लोगों को मिला और बहुत काम किया अपने सोसाइटी के लिए जी। और मुझे उनकी एक मुलाकात भी याद है। जब मैं लखनऊ आया था तो मैं कार से उतरा और बढ़ के उन्होंने मेरे सामान को हाथ लगाया। तो इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन खाकसारियत एक बुलंद दर्जे पे थी। तो फिर से परवरदिगार के मैं बारगाह में दुआ गो हूँ कि उनके दर्जात को बुलंद फरमाया। तो बात एजुकेशन की आपने उनके सिलसिले में रखी, एजुकेशन, और जहाँ तक आपने मोरल वैल्यूज़ की बात की। देखिए, मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा हार्श लैंग्वेज में ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ी के साथ, देखिए समाज में आज डॉक्टर की नहीं, एक ईमानदार डॉक्टर की ज़रूरत है। बेशक, ईमानदार टीचर, ईमानदार प्रोफेसर, एक ईमानदार प्रोफेसर की ज़रूरत है। एक इंसानियत भरा दिल रखने वाले जज की ज़रूरत है। वाह, बहुत अच्छी। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको ये पता चले कि इंसानियत क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। देखें, आप कितने पढ़े हैं, किसी को अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा तो वो आपके बोलने से, आपके बैठने से, आपके चलने से और आपके किरदार से, जो दूसरों के लिए आप पेश कर रहे हैं, उससे आपके एजुकेशन का सही अंदाज़ा वो लगाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या सामने आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, बच्चों से इशारतन मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने पढ़ाई करने के बाद आप सोचें कि अगर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो सिर्फ डिग्री के बेस पे आपको जॉब मिलता, इंटरव्यू लिया क्यों जाता है? ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाए। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सोचते क्या हैं, वो रिफ्लेक्शन आपका क्या है, उसको जज किया जाए, और समाज के लिए आप करना क्या चाहते हैं उसको भी याद किया जाए। आप एक बात बताएं, इतने लोग सियासत के हिंदुस्तान में गुजरे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को लोग अलग से याद क्यों करते हैं? क्वालिटीज़, ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स जिसको कहा जाता है। तो फूल की जो कद्र कीमत है वो उसकी खुशबू से है। तो आपकी एजुकेशन की कद्र कीमत आपके मोरल वैल्यूज़ से है। वही खुशबू है, वो मोरल वैल्यूज़ आपकी वही फैलेगी, उसी से पता चलेगा कि फूल कितना हसीन है। तो अपने अंदर मोरल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रखिए आप। बहुत अच्छी बात सर। जी। अच्छा सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल आपको थोड़ी सी अहमियत और देंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की अगर बात आती है तो वो तो क्लियर कर लिया है, लेकिन वो जो इंटरव्यू है उसके बाद का, वो भी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, इंटरव्यू में आप किसी क्वेश्चन को आपने जवाब कैसे दिया है, उसका ओरिएंटेशन सुनने का मौका उस इंटरव्यूअर को तभी मिलेगा जब वो आपसे उस सवाल के सिलसिले में कुछ पूछे। हमें कोई सवाल दिया गया है, ठीक है, मैंने किसी तरह से उसका आंसर पहुंचा दिया है, ओके, लेकिन जब मैं बात करूंगा और सामने वाले से पूछूंगा इस सवाल को किया कैसे, तो मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे के पास इस सवाल को करने का इन डेप्थ नॉलेज है भी या नहीं है। तो आप जो बोलेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे समझें कि किसी पेड़ की कदर कीमत उसके फल से होती है। भाई वाह। तो जब आप एग्ज़ाम देख के जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो सब्जेक्ट को आपने समझा कैसे है, उसका एप्लीकेशन लगाया कैसे आपने है, वो सामने वाले को परखने का मौका मिलता है। तो इंटरव्यू में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान दी जाती हैं वो ये है, जो पैनलिस्ट बैठे होंगे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप क्लास में इन कैसे कर रहे हैं, बासलीका हैं कि नहीं है।
तो ये चीज़ कहाँ से आप सीखेंगे? अपने घर से। कहाँ से सीखेंगे? अपने स्कूल से। बहुत अच्छी बात। अपने पेरेंट की इज्जत करके, अपने स्कूल में टीचर को, अपने फ्रेंड्स के साथ हम्बल रह के, बैठते कैसे हैं, कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर को शुरू कैसे करते हैं, क्या आंसर देने में, जो पिछले प्रोग्राम में आसिफ भाई ने इशारा किया था, इधर उधर की बातें तो इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, क्या उसको टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं या इधर उधर उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू पैनलिस्ट जो है आपको तह तक जाके देखने की कोशिश करता है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी रखा गया है, ताकि देखा जाए कि आपके अंदर पंक्चुअलिटी, आपके अंदर शराफत, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर स्माइलिंग फेस, आपके अंदर कम्युनिटी या मुल्क के लिए दिल में दर्द है या नहीं है। तो इसका खास ख्याल रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यकीन जाने आप एक बेहतरीन करियर काउंसलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और काउंसलिंग तो माँ बाप जैसे घर में अपने बच्चों की करते हैं जी, काउंसलिंग तो चलती रहती है जी, माँ की पेट से शुरू हो जाती है बच्चे की जाहिर है काउंसलिंग, और जी। ज़मीन पे आने तक, दुनिया में आने तक, पढ़ाई तक, हर जगह। लेकिन हाँ, समाज में एक मटेरियलिस्टिक अगर हम बात कहें कि वहाँ पर अगर हम दिखना चाहते हैं जी, कि एक या नमूना नहीं, मॉडल नहीं, हमको कुछ करके दिखाना जी। है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एक बढ़िया करियर काउंसलर की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। और विदाउट करियर काउंसलर वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स जी जी जी, बहुत इन बहुत शुक्रिया, एजुकेशन फील्ड खासकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, और विन ने ख़ास तौर से आप लोगों के ज़रिए इस प्रोग्राम को करने का मौका दिया, तो चैनल विन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों की कोशिश भी रहती है सिर्फ कि वक्त से, क्योंकि तब्दीलियाँ बहुत हो रही हैं। जी जी, एक पेरेंट है, सुबह उठता है और 8 घंटे जॉब करने के बाद फिर घर के उसके बहुत सारे उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसमें उलझा होता है, उसके पास वक्त नहीं होता है कि अपने बच्चों के बारे में क्या चीज़ें बदल रही हैं उसके बारे में पता कर पाए। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आप ही के लिए। जो भी तब्दीलियाँ आएंगी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे आपको कि आपके साथ मिल के आपके बच्चे का मुस्तकबिल कैसे रोशन करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी है हमारी। बेशक, बहुत अच्छी बात। भाई, ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा वो है जो इंसान खिदमत खल्क के लिए गुजारता है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए गुजारता है, सर्विस टू नेशन के लिए गुजारता है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए। आप इंशाल्लाह अपने सवालात जैसे आपने अर्ज़ किया भेजें, और जिस हद तक होगा इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से आपको बताएंगे। और वक्त की जो तब्दीलियाँ हैं, देखिए तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रहा हूँ आसिफ साहब जी, चीज़ें देखिए कैसे बदल रही हैं। आज से 15 साल पहले दुनिया जहाँ थी आज उससे कहीं अलग है, बेशक, और आज से 5 साल के बाद कहीं और अलग होगी। बेशक बेशक। तो यहाँ ज़रूरत है प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर चैनल की। तो इंशाल्लाह ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वक्त के साथ आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमें इजाज़त लेना होगी, वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम को। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको ये खासकर एपिसोड कामयाबी के रास्ते, जो बहुत पुराने प्रोग्राम है, ये खासकर चैनल विन का एक फेमस प्रोग्राम है, और जिसमें आपकी काउंसलिंग, खासकर बच्चों की काउंसलिंग करियर काउंसलर के ज़रिए की जाती, ताकि एक अच्छी गाइडलाइन के ज़रिए आपका बच्चा अच्छी जगह पहुंच के कामयाबी हासिल कर सके। फ़िलहाल देखते रहें चैनल विन, और हाँ, हर बार की तरह आप अपना फीडबैक हमें winislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, किसी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेरी करना हो, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड, आप डॉक्टर रज़ा साहब से कर सकते हैं। बाकायदा उसका आपको जवाब भी मिल जाएगा। फ़िलहाल हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।